स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यह है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर जो मास ऑफ ए है वो है 2 kg और जो मास ऑफ बी है वो है 1 kg। हमको बोल रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है जिससे ये बंधा हुआ है, ये जो पुल्ली के ऊपर से रस्सी पास कर रहा है, ये लाइट है यानी कि हल्का है और इनएक्सटेंसिबल है, यानी इसकी लंबाई जो है वो कांस्टेंट है। रस्सी जो है खींच के ज़्यादा लंबा नहीं हो जा रहा है, लंबाई क्या है कांस्टेंट, यानी ये एक्सटेंड नहीं हो रहा है, इनएक्सटेंसिबल है। उनको पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। अब देखो ये दो ब्लॉक है, ये 2 kg का है, ये 1 kg का है, तो इनका कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ भी फ्रिक्शन है उसको तुम निगलेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो। तो सिंपल सी बात है कि ये जो सिस्टम है देखो, तो इस सिस्टम पे इधर पे मास गुने जी यानी 2 किलो गुने 10, ये इतना न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा होगा और 1 गुने 10 यानी mg जो बोलते हैं वो यहाँ पे लग रहा होगा 10 न्यूटन। तो अगर हम बात करें कि इस जो सिस्टम है, जो दोनों ब्लॉक का सिस्टम है, उसके ऊपर नेट पुलिंग फोर्स कितना है, तुम देख रहे हो 20 से इधर खींच रहा है, 10 इधर खींच रहा है। तो अगर हम इस दोनों डिब्बे को एक में डाल दें तो देख रहे हैं इधर की तरफ 20 से खींच रहा है और इधर की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है। नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 20 घटे 10 यानी 10 न्यूटन। किधर की तरफ, इधर की तरफ, यानी जो हमारा सिस्टम होगा वो भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए से जाएगा। चूँकि ये दोनों रस्सी से बंधा हुआ है इसीलिए ये छोटा ब्लॉक उसी रफ्तार से ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब देखो जो टोटल मास है वो कितना है, टोटल मास तो वो है 3 kg, 1 kg प्लस 2 kg। तो जो एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का वो क्या होगा, नेट पुलिंग फोर्स जो कि है 10 न्यूटन का डिवाइडेड बाय 3 kg, यानी ये 10/3 और 10 हमने जी का मान लिया था तो ये g/3 के बराबर आ गया। तो अगर तुम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखोगे तो वो क्या आएगा, तो आता है मास ऑफ 1 गुने एक्सेलरेशन ऑफ 1 जोड़ मास ऑफ बी गुने एक्सेलरेशन ऑफ बी बाय पूरा मास यानी मास ऑफ ए जोड़ मास ऑफ बी, यही तो होता है एक्सेलरेशन सेंटर मास। तो मास पहले का है 2 किलो गुने उसका एक्सेलरेशन है g/3 और ये इसका नीचे की तरफ अगर पॉजिटिव लिए थे इसका निगेटिव लोगे तो दूसरे का क्या लोगे 1 गुने g/3 डिवाइडेड बाई पहला जोड़ दूसरा, तो ये आ जाएगा g/3 डिवाइडेड बाई 3 यानी आ जाएगा g/9 आंसर। तो और किधर की तरफ, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स, अगर ये हमने नीचे को पॉजिटिव माना है ऊपर जाने वाले को निगेटिव लिया था। तो इस तरीके से ये सब सवाल जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, एक और सवाल देखेंगे अपने पास। दे दिया है कि 2 ब्लॉक ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर रिलीज्ड ऑन 2 साइड्स ऑफ ए फिक्स्ड वेज। एक तरफ एक ये वेज है, ये ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, इसको वेज बोला जा रहा है, ये सी है। इसके ऊपर 2 ब्लॉक हैं ए और बी जिनका मास दोनों का सेम है, ये भी मास सेम है, ये भी मास सेम है। इनको दोनों साइड पे ऐसे छोड़ दिया गया है। तो हमको पूछा है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बता दो। ठीक है, वो पूछ रहा है और बोल रहा है फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दो। सिंपल सी बात है, देखो तुम जानते हो कि ये इंक्लाइन के अलोंग जो एक्सेलरेशन लगता है वो होता है जी गुणे साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना दे दें इंक्लाइन का एंगल 45 डिग्री, तो हो जाएगा 45 डिग्री। यानी पहली वाली जो ब्लॉक है ए उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ये, तो साइन 45 का माना था 1/√2, तो आ जाएगा g/√2। उसी तरीके से जो दूसरा वाला ब्लॉक है उसके ऊपर भी नीचे की तरफ लगेगा g साइन 45, क्योंकि इधर भी एंगल 45 ही दिया हुआ है, दोनों एंगल 45 है। ये जानते नहीं जानते, इंक्लाइन के अलोंग जो होता है एक्सेलरेशन वो g साइन 45 तो यानी g/√2। तो अब अगर तुम देखोगे
ध्यान से, तो क्या देखोगे कि पहली वाली ये 45 से 45, तो ये कितना त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री। तो अगर तुम इसको बोल देते हो कि इसका एक्सेलरेशन ए है और इसका जो बी वाले का एक्सेलरेशन वो भी उतना ही आ रहा है g/√2, लेकिन ये दोनों जो एक्सेलरेशन है ए और बी का, उनके बीच में एंगल कितने हैं, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, मान लो रिजल्टेंट है आर, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए जो एक्सेलरेशन ऑफ बी। होगा नहीं होगा। अब तुम जानते हो कि जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, तो √2a के बराबर। तो जगह √2 गुणे ए कितना था, g/√2, तो ये आ जाएगा g। कैसे निकालते हो रिजल्टेंट, निकालते हो ना a² जोड़ b² जोड़ 2ab cos थीटा। जब 90 हो तो ये cos थीटा वाला 0 हो जाता है, तो ये आ जाता है √a² जोड़ b²। यहाँ पे a का मान भी है a और b का मान भी है a, तो a 2a² जगह √2a, a का मान था g/√2, तो रख दो इधर। ये सब तो बेसिक समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से हमको रिजल्टेंट पता चला है। अब देखो जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है, मास ऑफ ए गुने एक्सेलरेशन ऑफ ए जोड़ मास ऑफ बी गुने एक्सेलरेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए जोड़ मास ऑफ बी। तुम जानते हो मास दोनों का सेम है, एम ए इजकल टू एम बी है, इसको रख दो एम। एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ बी वो भी आ रहा है g/√2। तो उसमें जैसे रखोगे तो m गुने ए जोड़ m गुने ए बाय m जोड़ m, तो कितना आ जाएगा ये मास ऑफ ए जोड़, तो मास कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए जोड़ एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये न मान सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, तो एक्सेलरेशन हमेशा वेक्टर जुड़ता है। तो मास कॉमन ले लोगे, यहाँ पे 2m आ जाएगा, तो m से m चला गया, तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना है, कि g के बराबर है, तो g/2 आ जाएगा। ये ध्यान दो यहाँ पे इस लाइन में क्या किया गया है, सीधा सीधा √2a मत रख देना वहाँ पे, समझे, सॉरी जो भी g/√2 मत रख देना यहाँ पे। जब एक्सेलरेशन जुड़ता है ना, मास कॉमन ले लोगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर की तरीके से जुड़ेगा, तो उसका मान a यहाँ पे निकाले हो ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी बराबर g। तो यहीं पे लोग अच्छा खा जाते, गलत कर देते। ठीक है, तो चलो आगे देखेंगे। ये रहा तुम्हारे जेईई मेन का सवाल। क्या दिया हुआ है, 4 पार्टिकल दिए हुए हैं ABCD, मास दे दिया है m 2m 3m 4m, जिसको स्क्वायर के कॉर्नर पे रख दिया गया है। दे हैव एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन जो है एरो के हिसाब से दिखाया गया है, तो सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे है A जिसका मास कितना है m, और एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, देखो एक्सिस भी दे दिया है तुमको, यहीं पे कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रखना। ये x एक्सिस, ये है y एक्सिस, तो इधर की तरफ लिखोगे i², अगर इधर जा रहा है तो लिखोगे -i², ऊपर की तरफ लिखोगे j², और नीचे की तरफ जा रहा है तो -j²। तो ध्यान से देखो जो एक्सेलरेशन a का है, a किधर की तरफ जा रहा है, तो -i² की तरफ जा रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ a है वो कितना है, -a i²। मास कितना था, m के बराबर। b के लिए अगर देखोगे एक्सेलरेशन ऑफ b, तो वो देखो a ही है लेकिन ऊपर की तरफ है, तो क्या लिखोगे a j², और मास कितना है b का 2m। c का देखोगे तो c किधर की तरफ जा रहा है, अब यार इसमें तो दिखा ही नहीं है c, कोई बात नहीं, c में भी इधर की तरफ जा रहा है, चलो ठीक है। इसका तीर नहीं बनाया हुआ है, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। तो जो c है, मानना नहीं है, एग्जाम में दिया रहेगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो इसको हम लिख देंगे a i² की तरफ, और जो d है अपने से एग्जाम में अगर ऐसा मिसप्रिंट रहे कि डायरेक्शन नहीं दे, तो अपने से कुछ भी मान के मत बनाना, क्वेश्चन बोनस होगा। एक्सेलरेशन आज नीचे की तरफ है तो j² निगेटिव में,
और सी का मास जो दिया था वो था 3m और डी का मास था 4m। तो अब सब मास पता चल गए और एक्सेलरेशन पता चल गए, तो जो सेंटर ऑफ मास का होता है एक्सेलरेशन वो होता है m1 जोड़ m2 जोड़ m3 जोड़ m4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है ना, कॉमन एक्सेलरेशन यहाँ पे वेक्टर होता है, ये ध्यान देना, वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। पहले का मास है m और एक्सेलरेशन है माइनस आई कैप की तरफ, दूसरे का मास है 2m और इसका एक्सेलरेशन है a लेकिन j कैप की तरफ, जोड़ m3 का मास है 3m लेकिन इसका एक्सेलरेशन है a आई कैप की तरफ, जोड़ ये था 4m लेकिन था माइनस में, तो माइनस का साइन लगा दो, a j कैप की तरफ, डिवाइडेड बाई 1 3 6 4 10m। तो m तो हर जगह है तो कॉमन आ जाएगा, a भी कॉमन आ जाएगा बाई 10m। अब अंदर में क्या बचा हमें, यहाँ पे था 3 आई कैप माइनस आई कैप, यहाँ गया 2 आई कैप, यहाँ पे था 4 जे कैप माइनस 2 जे कैप, यानी यहाँ गया माइनस में 2 जे कैप, फिर से 2 भी कॉमन आ जाएगा, m से m कट गया, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 से ये बचेगा 5, तो a/5 गुने आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलो अब हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन, ये भी जेईई मेन का है। इसमें दे रखा है कि ए टी शेप ऑब्जेक्ट विथ डायमेंशन शोन इन फिगर इज लाइंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर। एक फोर्स F जो है वो अप्लाइड किया जा रहा है पॉइंट P पे पैरेलल टू AB, यानी यहाँ पे F फोर्स लग रहा है, सच दैट द ऑब्जेक्ट हैज ओनली ट्रांसलेशनल मोशन विदाउट रोटेशन। अभी रोटेशन हमने पढ़ा नहीं है, तो पूछ रहा है कि बताओ लोकेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C। समझ रहे हो, रोटेशन नहीं हो रहा है, ये क्या है, ये जो केस है वो किस चीज़ का है, केवल केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन विदाउट रोटेशन। समझ रहे हो बात, तो क्या होगा, तो ये जो फोर्स होगा वो लगना चाहिए कहाँ पे, फोर्स शुड SHOULD शुड एक्ट एट द सेंटर ऑफ मास। तो निकालो सेंटर ऑफ मास, तो देखो जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का तो वो क्या होगा, तो पहले वाले का जो है ये है लेंथ है 2L, इसका लेंथ है L, टी शेप्ड ऑब्जेक्ट डायमेंशन है 4 से फिजिबल, कोई बात नहीं। तो जो ये रॉड का जो है जिसका लेंथ 2L है तो उसका मास, तो ये क्या हो जाएगा, टी शेप्ड ऑब्जेक्ट डायमेंशन लाइंग फोर्स फिजिबल विथ रोटेशन, इसका मास मान लिया है m, और ओके इसमें क्या होना चाहिए, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, मान लो कि हमारे जो रॉड दिए हुए हैं, ठीक है, जिसका लेंथ L है, तो इसका मास क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी लेमडा हो तो इसका मास हो जाएगा लेमडा गुने L। तो जिसका लेंथ 2L है, ये वाला जो रॉड है, मान लो यहाँ पे O है, तो OC वाला जो रॉड है, AB वाले का मास अगर m होगा तो OC वाले का कितना होगा, तो लेमडा गुने 2L, यानी 2m नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m। तो अब बात समझो कि जो टी शेप्ड ऑब्जेक्ट था हमारे पास, जो हमारे पास टी शेप्ड ऑब्जेक्ट जो था उसको हम लोग 2 पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक का मास m है दूसरे का 2m है, ठीक है,
और अगर हम इस सी वाले पॉइंट से ओरिजिन ड्रॉ करके इसके सेंटर ऑफ मास को देखें तो तुमको पता है कि जो पहला वाला था तुम्हारा 2m मास वाला, वो कितनी दूरी पे आएगा इसका सेंटर ऑफ मास 2m वाले का, तो l दूरी पे आएगा। किस एक्सिस के अलाउंग, y एक्सिस पे, राइट। यहाँ पे आएगा, ये पूरा 12 है तो यहाँ पे आधे पे यहाँ पे आएगा, है ना। तो हम इस रॉड को, ये वाला जो रॉड है उसको मान लेंगे कि 2m वाला रॉड जिसका लेंथ 12 था उसका सेंटर ऑफ मास कितने पे है, l पे है, y कोऑर्डिनेट। और जो दूसरा वाला है उसका कितने ऊंचाई पे है, तो वो 2l की ऊंचाई पे है, यहाँ पे इसका सेंटर, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 2l। तो हमको एक मास मिला जिसका कितने दूरी पे है वो, तो वो हमारे m मास का है, तो 2l कोऑर्डिनेट है और 2m है तो l कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट देना समझते हो ना भाई। यहाँ पे अगर ये ऐसा दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, अगर c से देखना है तो c हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो ये दूरी 2l का है और ये l का है। तो ये वाली रॉड का मास था 2m, ये था m, तो m का 2l पे, l का 2m पे, तो y कोऑर्डिनेट ही निकलेगा केवल। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा पहला मास गुने इसका सेंटर ऑफ मास था 2l पे, जो दूसरा मास था 2m, तो इसका सेंटर ऑफ मास था l पे, डिवाइडेड बाई पूरा मास m प्लस 2m। तो आ जाएगा 4 ml जोड़ 4 ml, यानी आ जाएगा 4 ml बाई 3m, ये आ जाएगा 4l बाई 3। इसका आंसर हो जाएगा 16 का A। ठीक है, ऐसे फिर 17 का दिया हुआ है, ए बॉडी A ऑफ मास m while falling vertically downwards under gravity ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट। देखो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटी। तो ये मास m का था, बॉडी A नाम था इसका, क्योंकि वर्टिकली ग्रेविटी से गिर रहा था तो 2 पार्ट में बट गया, एक पार्ट B एक पार्ट C। तो B का मास था m/3 और इसका मास था C का 2m/3। तो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी B एंड C अगर टुगेदर देखा जाए तो शिफ्ट कितने का हो जाएगा पहले का जो सेंटर ऑफ मास था उससे। देखो सेंटर ऑफ मास को, जो बॉडी B और C को एक साथ ले लिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ जो बॉडीज हैं, कौन सा, B एंड C टेकन टुगेदर। जब हम B और C को एक साथ लिए तो शिफ्ट कब होगा, जब हमारे पास कोई बाहरी फोर्स लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स लगे हॉरिजॉन्टली, यानी कोई भी फोर्स लगेगा बाहर से एक्सटर्नल तब न जाएगा ये। तो इसलिए टुगेदर क्या होगा, डज नॉट शिफ्ट एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्योंकि भाई पहले भी ये जी लग रहा था, अभी भी जी लग रहा है, कुछ भी बदला है क्या, नहीं बदला है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी नहीं बदलेगा। तो अब जो है हमारे पास क्वेश्चन है कौन सा, ओके एक सेकंड, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मैन है जिसका मास है m1 is standing on a platform of mass m2 kept on a smooth horizontal surface। देखो ये मान लो सरफेस है, ठीक है, उस पे एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, ऐसा मान लो लकड़ी का बना हुआ प्लेटफॉर्म है, रखा हुआ है मैन, उसके ऊपर एक मैन खड़ा है, ऐसे ये टिंगू खड़ा है जिसका मास है m1, और ये जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसका मास है m2। बोलता है कि ये जो जिस सरफेस पे रखा है वो सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो स्मूथ है। अब कह रहा है कि ये मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म विथ ए वेलोसिटी v(r) रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म। देखो बोल रहा है कि v(r) क्या है,
बोल रहा है कि मैन जो मूव करना शुरू किया प्लेटफॉर्म पे किस वेलोसिटी से, तो वी आर। तो ये मैन का वेलोसिटी है रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म, यानी ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो यानी इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, समझे। तो मान लो कि अगर ये जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, अगर आदमी इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो प्लेटफॉर्म किधर जाने लगेगा, पीछे की तरफ। क्यों, देखो जब भी ये आदमी और प्लेटफॉर्म को, ये जो आदमी है और प्लेटफॉर्म को तुम एज ए सिस्टम देखोगे तो ये आदमी और प्लेटफॉर्म तो एक ही सिस्टम का पार्ट है। तो जब ये आदमी चलने लगा, अपनी मर्जी से चलने लगा, तब भी कोई बाहरी फोर्स तो लग नहीं रहा, यानी एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन तो होगा नहीं, रेस्ट पे रहेगा, फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का जो है तो ऐसे रहेगा। तो इस कारण से ये आदमी अगर इधर जा रहा है तो ये प्लेट इधर की तरफ शिफ्ट होगा ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं पे लाई करे जहाँ पे पहले था। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि अब जो वेलोसिटी ऑफ, मान लो प्लेटफॉर्म जो है वो अगर पीछे की तरफ है v, तो वी आर बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस v। यानी अगर तुम बात करोगे क्या चीज़, अगर तुम बात करोगे कि अगर ये जो स्मॉल v है उसको हमने क्या बोल दिया है, ये है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। रिकॉइल का मतलब होता है जिससे वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा किसका, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, ये इधर की तरफ वी आर से जा रहा था, प्लेट पीछे की तरफ v से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ जो मैन होगा वो क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, यहाँ से अगर तुम देखते हो तो हो जाएगा वी आर प्लस वी, ये होगा, लेकिन v किधर की डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा वी आर। अभी अगर इसको केवल तुम p ही रखो, चलो वी एम माइनस वी पी, तो वी एम बराबर क्या हो जाएगा, वी आर प्लस वी पी। अब वी आर इधर की तरफ था, उसको अगर तुम पॉजिटिव रखोगे तो वी पी को क्या लेना पड़ेगा, माइनस वी लेना पड़ेगा। यानी अगर तुम केवल आदमी का वेलोसिटी देखो, वी एम देखो, जो कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी होता है मैन का, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वी आर माइनस वी के बराबर। सही बात है। तो हमने क्या किया, हमने पहले जो प्लेटफॉर्म और मैन था उसको एक सिस्टम माना, तो हमने देखा कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स था सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, वो था 0। इस कारण से जो सिस्टम है उसका लीनियर मोमेंटम, अब ये क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे, मास गुने वेलोसिटी होता है, लीनियर मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियली अगर जब ये चलना शुरू नहीं किया था तो मैन और प्लेटफॉर्म दोनों ही किस पे था, रेस्ट पे था, यानी नेट मोमेंटम इनिशियली था 0, तो फाइनल मोमेंटम भी आएगा 0। तो इनिशियली अगर 0 था, पी इनिशियल बराबर होना चाहिए पी फाइनल बराबर 0, तो फाइनल कितना हो गया जब ये आदमी चलने लगा, तो m1 जो था वो चल रहा था किस स्पीड से, तो वी आर माइनस वी के स्पीड से, यहाँ से आया वी एम जो था ना, देखो यहाँ पे ये वी आर जो है रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म दिया था, तो हमको एब्सोल्यूट निकालना था, तो हमने इसमें से वी आर में से प्लेटफॉर्म का स्पीड घटा दिया। जोड़, प्लेटफॉर्म कितने से चल रहा है, तो ये v से चल रहा है, लेकिन कैसे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, तो माइनस v, यानी हम क्या लिख देंगे m1 वी आर माइनस m1 v जोड़ m2 v, ये निगेटिव में, बराबर 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, v बराबर मिल जाएगा v इज इक्वल टू m1 वी आर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये बात समझ में आया।
तो बस यही था कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि हमको रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म दिया था और एक साइड को अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो दूसरे को निगेटिव मानना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये काफ़ी आसान ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। अब हम देखते हैं हमारे को पर्सन ऑफ मास m इज सिटिंग ऑन ए स्विंग ऑफ लेंथ L swinging with angular amplitude theta naught if the person stands up swing passes through the by him assuming that his center of mass moved at distance L। अब पता नहीं ये जो है क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है जो 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बना है। अभी हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है बट अभी इसको हम यहाँ पे बनाएंगे नहीं। जब तुम थोड़ा सा पढ़ोगे चैप्टर्स तब जाके ये बनेगा। तो अब बात आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिंपली देखो, ये जो लीनियर मोमेंटम होता है उसको हम स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं और ये जो होता है स्मॉल p होता है मास गुने वेलोसिटी। यानी ये क्या है? ये प्रोडक्ट है यानी गुना है किसका? मास एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का। इसको बोलते थे हम लोग लीनियर मोमेंटम। समझे? तो देखो p बराबर हमने क्या बोला तुमको? m गुने v। तो अगर हम p की स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर। अगर हम बात करें कि इसको इधर भी 2m से डिवाइड कर दो, ठीक है, और इधर भी 2m से डिवाइड कर दो तो क्या होगा? आ जाएगा p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू एक मास बचेगा mv स्क्वायर बाई 2, यानी आ जाएगा mv स्क्वायर बाई 2। नहीं, ये जो हमारा p स्क्वायर बाई m है, याद करो हाफ mv स्क्वायर क्या बोलते थे? काइनेटिक एनर्जी। तो k, तो अगर k तुम्हारा है काइनेटिक एनर्जी तो p स्क्वायर बाई 2m है k, यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा? 2mk का रूट। तो ये एक फार्मूला है जो बहुत बार यूज़ हम लोग करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है तुम्हारा वो होता है मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m, और मोमेंटम अगर निकालना हो तो √2m इंटू के। क्या था? काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात ध्यान में दो, अगर तुम न्यूटन का सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का यूज़ करो, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो क्या था? फोर्स बराबर क्या था? मास गुने एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते थे? वेलोसिटी का dv बाई dt यानी डिफरेंशिएशन। तो ये तुम देखते थे कब? जब तुम्हारा होता था मास कांस्टेंट, तब। अगर मास कांस्टेंट है तो हम अंदर भी ले सकते हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं d गुने mv बाई dt। और याद करो mv तो तुम्हारा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, तो फोर्स बराबर हो जाएगा dp बाई dt। यहाँ पे p क्या है? लीनियर मोमेंटम। यानी अगर इफ एक्सटर्नल फोर्स जो F है अप्लाइड टू पार्टिकल इज जीरो, यानी फोर्स बराबर अगर जीरो है, यानी हम क्या करें? dp बाई dt बराबर जीरो है। और किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन जीरो कब होता है? जब वो कांस्टेंट हो, यानी जो p है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज़? नीचे में क्या है? टाइम है dp बाई dt में। यानी लीनियर मोमेंटम समय के साथ क्या है? कांस्टेंट। यानी p क्या आ गया? कांस्टेंट। यानी अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट रहे तो लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू पार्टिकल इज जीरो, देन हमने क्या बोला कि जो लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रिमेन्स क्या चीज़?
कांस्टेंट, अभी हमने बोला p कांस्टेंट है, तो इसी को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर तुमको कोई पूछे कि भैया लीनियर मोमेंटम कब कांस्टेंट रहेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या रहे, जीरो। और ध्यान दो इसी चीज़ का यूज हमने अपने पिछले सवाल में किया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो पहला मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम क्या रहा, कांस्टेंट है। जीरो क्यों लिए, क्योंकि पहले जीरो था, इनिशियली दोनों रेस्ट पे था। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हमने अपने इस सवाल में कर लिया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तुम समझ गए क्यों होता है। अब समझो कि अगर हमारे पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास हो, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर देखो क्या है कि नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स क्या इसको हम बोलते हैं, हम बोलते हैं फोर्स चूँकि वेक्टर होता है तो हम बोल देते हैं वेक्टर एडिशन, एडिशन यानी सम, सम मतलब होता है जोड़, ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मान लो हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर है, वो क्या रहेगा, ऑफ ऑल द पार्टिकल, यानी सारे पार्टिकल का मोमेंटम को अगर जोड़ दो तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड। पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, इफ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स रिमेन्स कंजर्व। यानी क्या बोल रहे हैं, अगर मान लो F जो है रिजल्टेंट फोर्स है, F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे करके सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे, तो जो हमारा P1 प्लस P2 प्लस P3 ये सारे जो वेक्टर होंगे Pn तक के वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यानी अगर फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास जीरो है तो भी क्या रहेगा, जो लीनियर मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, उसको कैन बी अप्लाइड, उसको तुम अप्लाई कर सकते हो कहाँ कहाँ पे, सिंगल पार्टिकल पे, सिंगल पार्टिकल हो तभी लगा सकते हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हों यानी बहुत सारे F1 F2 F3 वाले पार्टिकल्स बहुत सारे हैं उस पर भी लगा सकते हो, या इसको सेंटर ऑफ मास पे भी लगा सकते हो ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखो कई बार F बराबर ma का यूज़ करके हम सवाल सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज़ करके आसानी से सवाल सॉल्व कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या बताना तुमको, मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास है m, वो इनिशियली ना वो रेस्ट पे था और अचानक से वो मान लो बॉम्ब था, बॉम्ब ना एक्सप्लोड कर गया, फट गया और उसके दो पार्ट बन गए, एक पार्ट बन गया m1 और दूसरा पार्ट बन गया m2। और मान लो ये जो उड़ा पार्ट वो v1 की रफ्तार से उड़ा और ये वाला पार्ट उड़ा v2 की रफ्तार से। अब एक बात बताओ, ये जो एक्सप्लोजन हुआ है तो इस जो फोर्स था क्या वो बाहर से मिला था या इनका इंटरनल था। तो फोर्स तो देखो इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी थी इंटरनल ही था, तो एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ है नहीं, जीरो है। इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के।
शुरू में रेस्ट पे था तो जीरो था मोमेंटम, एम गुने जीरो एम भी होता ना जीरो, बाद में हो गया था m1v1 और जोर m2 गुने v2। तो तुम जानते हो क्या कि शुरू में मास गुने वी आई बराबर है, तो अगर पार्टिकल शुरू में जीरो पे था तो जीरो था लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ से तो v1 v2 में रिलेशन आ गया नहीं आ गया? आ गया। तो अगर तुम देखोगे, तुम कह रहे हो कि m1 v1 जोर m2 v2 बराबर है जीरो, यहाँ से v1 बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ m2 v2 बाय m1। माइनस तो खाली क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है वेलोसिटी का कि किधर जाएगा। तो अगर हम v1 बाई v2 और इसका डायरेक्शन नहीं देखें, केवल मैग्नीट्यूड देखें, तो v1 बाई v2 बराबर क्या आएगा, m2 बाई m1। ध्यान दो v1 जो है जिसका, तो यानी तुम देख रहे हो कि अगर v1 को देखो तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है m1 के, यानी अगर तुम पहले पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। यानी तुम कह रहे हो कि जो दो टुकड़े हुए हैं, जो दो फ्रेगमेंट हो गए थे एक बॉम्ब के फटने से m1 m2, उसका जो स्पीड है, ठीक है, जो वो है उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे? तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि इन चीज़ों में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही यूज करते हैं। इनर्जी या F बराबर m से हमको यहाँ पे ज़्यादा फायदा मिलता नहीं है। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। देखो, अगर किसी सिंगल पार्टिकल पे हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो नेट फोर्स है या नेट एक्सटर्नल फोर्स है, अब सिंगल पार्टिकल है, इसके अंदर कोई भी इंटरनल फोर्स हम लेते नहीं हैं, और अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स भी जो एक्टिंग नहीं कर रहा है, जो भी एक्ट कर रहा है वो जीरो है, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर मास जो है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी, अगर मास इसका कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। समझे? अगर ये वेलोसिटी ये रेस्ट पे है सिंगल पार्टिकल, तो बाद में भी किस पे रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, अनटिल अनलेस इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। या अगर ये पहले m तो था और v से जा रहा था, तो ये अभी भी m गुने v से ही जाता रहेगा जब तक इस पे क्या नहीं लगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। अब याद करो कि तुमने न्यूटन का कोई तो नियम पढ़ा था जिसमें बोल रहा था ये कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो v से ही मूव करता रहेगा अनटिल अनलेस इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है। अब मान लो कि हमको, ये तो सिंगल पार्टिकल की बात हो गई, अब मान लो हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे लगाना है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल, मान लो m1 m2 m3, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनका एक सिस्टम हम मान के बैठे हैं जिस पे हमको ये लगाना है। तो क्या होगा, तो जो देखो इसमें जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स तुम समझते हो, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी जो F एक्सटर्नल है क्या है, तो ये होगा F एक्सटर्नल जो होगा ये होगा समेशन ऑफ सारे इंटरनल फोर्स जोड़, इसको तो हम जीरो ही लेके चलते हैं, जोड़ F एक्सटर्नल, ये सब मान लो जीरो है, नेट फोर्स जो है वो जीरो है, तो टोटल मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि क्या होगा mv1 जोड़ mv2 जोड़ mv3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये सारे m है, तो क्या हो जाएगा,
तो m से m कट जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 आ जाएगा। तो अगर लीनियर मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, वैसे ही जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हो m1 v1 करके, वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट। कब, जब मास कांस्टेंट रहे तब। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि मान लो कोई एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, हो रहा है, ठीक है। होता क्या है, देखो मान लो कि तुम्हारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर प्रोजेक्टाइल को मान लो यहाँ पे ये ग्राउंड पे था, ए पॉइंट पे, इसको u वेलोसिटी से फेंक दिया गया है, ये जाएगा ऐसे ऐसे जाएगा 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 जाएगा, ऐसे बनाता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मान लो ये एक पॉइंट बी पे पहुँचा और वहाँ पे जाके ना ये एक्सप्लोड हो गया, फट गया एमआई का फोन। तो 1 2 मेरे पास भी है, 3 4 5 6, मान लो इसके इतने टुकड़े हो गए। तो क्या होगा कि मान लो ये एक्सप्लोड कर गया यहाँ पे आके, तो अगर प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड कर जाए यहाँ पे, इन एयर, हवा में गया और वहाँ पे हो गया ये एक्सप्लोड, तो जो तुम्हारा ये इंटरनल फोर्स के कारण से होता है, समझ रहे हो। क्योंकि जो भी एक्सप्लोजन होता है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन पार्टिकल। पार्टिकल के ऊपर कोई तो एक्सटर्नल फोर्स लगता नहीं है, एक ही फोर्स लग रहा होता है, वो भी क्या है, ग्रेविटी। वो तो हमेशा ही लग रहा है, समझ रहे हो। तो इस कारण से एक्सटर्नल फोर्स लगता नहीं है। तो जो पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या रहेगा, अभी भी वो अनचेंज्ड रहेगा, पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पहले जैसे ये पैराबोला बना रहा था, अभी भी जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है, उसका पाथ कैसा रहेगा, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास पैराबोला। भले वो वहाँ पे बी पे जाके फट गया, तब भी इस सेंटर ऑफ मास का पाथ यही रहे, इसी लाइन पे दिखे सेंटर ऑफ मास। इसके लिए क्या होगा, जो टुकड़े हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, कि जो डिफरेंट पार्ट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। और ये तब तक होगा जब तक ये सारे पार्टिकल ग्राउंड को हिट ना कर दे, पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक ना कर दे। क्योंकि जब एक बार स्ट्राइक कर देगा तो उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स का जो बिहेवियर है, जब टुकड़ा ज़मीन से टकरा जाता है तो अलग अलग हो जाता है। तो तब इसका जो हम बता रहे थे कि पाथ अनचेंज, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये हवा में है, जब तक ये ज़मीन को टच ना कर दे ये सारे टुकड़े, तब तक पाथ तो सेंटर ऑफ मास का यही रहेगा। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है 11.9, जिसमें बोल रहा है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय, पहले पार्ट में बोल रहा है कि 100%, दूसरे में है 1%, और बोल रहा है कि इसके मास को चेंज नहीं किया जाता है। तुमको बताओ, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इन बोथ द केस। तो देखो हमको क्या बोला, पहला पार्ट इधर, दूसरा पार्ट इधर। तुमको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है p²/2m। यहाँ पे k क्या है, k है काइनेटिक एनर्जी, p क्या है, लीनियर मोमेंटम। क्या बोला कि जो मोमेंटम है उसको इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया बाय 100%। यानी पहले p था तो p और जोड़ दिया इसमें, तो नया वाला मोमेंटम p' कितना हो गया, 2p के बराबर, क्योंकि बढ़ाए हो ना 100% से। तो पहले p था तो p का 100% बढ़ गया, तो यानी होगा p + 100, p/100, 100% का ही तो मतलब होता है, तो 2p। तो अब हमको बोल रहा है कि मास को चेंज नहीं किया है। तो चलो, पहले था काइनेटिक एनर्जी ये,
नया वाला काइनेटिक एनर्जी के डैश क्या होगा, हो जाएगा 2p का स्क्वायर बाई 2m, यानी हो जाएगा 4p स्क्वायर बाई 2m। तो हमको बताओ, हमको पूछा है कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा काइनेटिक एनर्जी में, तो होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गुणे 100। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है 4p स्क्वायर बाई 2m, तो इसको अगर के कह रहे हो तो आ जाएगा 4k, तो आ जाएगा 4k माइनस के बाई के गुणे 100, यानी 3k बाई के, यानी 300%। तो देखो अगर तुमने और ये प्लस में है तो प्लस 300%, जो इंक्रीज होगा, जो परसेंटेज चेंज आया वो इंक्रीज हुआ है, समझ रहे हो। अब एक बात देखो, दूसरे पार्ट में जो चेंज है वो केवल 1% का है लीनियर मोमेंटम में। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है p स्क्वायर बाई 2m, यानी हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो लीनियर मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि मास तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट दे दिया है। तो क्या होगा कि जब जब स्मॉल चेंज हो, ये चेंज 5-10% के अंदर ही हो, 5 से 10% के अंदर हो, उसमें भी अपना थोड़ा माइंड लगाना, ठीक है। 5% के आसपास दिया हो तो तुम ये लगा सकते हो कि इसका पावर कितना है यहाँ पे 1, तो पावर कितना है 1 गुने परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसका पावर कितना है 2 गुने परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी में कितने का चेंज है, तो 1 गुने 1%, नहीं निकालना है हमको परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी। ये कितना है 2 गुने, ये कितना दे दिया है लीनियर मोमेंटम में चेंज 1। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछेगा तो हम कितना बता देंगे 2% का चेंज आएगा, अगर तुम इसको ये कर दोगे 1% से बढ़ा दोगे तो ये लेकिन तभी लगाना जब स्मॉल चेंज हो, चेंजेज जो हो काफ़ी स्मॉल हो, उस केस में ये लगेगा। अगले क्वेश्चन में दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल का 50% आप दूसरे में 1% बढ़ाएं तो लीनियर मोमेंटम पे क्या असर पड़ेगा। तुम जानते हो कि जो पहला पार्ट का बनाएंगे, जो लीनियर मोमेंटम है वो हो जाएगा √2km। अगर काइनेटिक एनर्जी को 50% से बढ़ाया गया है, इसका मतलब क्या होता है, पहले 100 था उसमें कितना बढ़ा दिया 50 बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया 150। तो पहले के था तो अभी कितना हो गया 1.5 गुना हो गया, नहीं हो गया 1.5 के। तो नया वाला काइनेटिक एनर्जी के डैश हो जाएगा 1.5 के, ठीक है। तो हमारा जो नया मोमेंटम आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.5 गुने के गुने 2m, ये आ जाएगा √3km, ये आ जाएगा नया मोमेंटम √3km। नहीं एक ऐसा करो, इसको ऐसे रहने दो, √1.5 गुने पूर्णा वाला कितना था 2km, तो p √1.5 का मान हो जाता है 1.22, तो आ जाएगा 1.22 गुने p। तो हमको परसेंटेज चेंज बताना है। परसेंटेज चेंज क्या होगा, मोमेंटम का फाइनल माइनस मोमेंटम का इनिशियल बाय मोमेंटम का इनिशियल गुने 100। तो फाइनल कितना हो गया है 1.22p, इनिशियल कितना था p डिवाइडेड बाई इनिशियल p गुने 100। तो ये कितना आ जाएगा 22% का आ जाएगा, ये प्लस में आएगा। तो मोमेंटम काइनेटिक को अगर बढ़ाए हो तो मोमेंटम भी बढ़ेगा कितने परसेंट से 22% से। लेकिन दूसरे केस में जो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज है वो केवल 1% का है, ये छोटा चेंज है तुम जानते हो। तो जब छोटा चेंज रहता है तो जो काइनेटिक जो मोमेंटम है वो जो प्रोपोर्शनल है वो काइनेटिक एनर्जी के रूट के, यानी जो मोमेंटम है वो काइनेटिक एनर्जी का 1/2 के प्रोपोर्शनल है।
तो यानी तुम कह सकते हो कि इसका पावर 1 था, तो 1 गुने परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा आधा गुने परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा आधा गुने दे दिया काइनेटिक एनर्जी का चेंज 1%, तो ये हो जाएगा 0.5%। आंसर हो जाएगा +0.5%, यानी +0.5%। ये बात समझे। इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं इस पे बनते हैं, जो हमको देखना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी देखेंगे और बाकी दोनों बाद में देखेंगे। देखो एक क्वेश्चन दे दिया कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास दे दिया है 3m, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ वेलोसिटी 20√2 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री, और जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो एक्सप्लोड होकर 2 पीस में बढ़ जाता है। एक का मास बचता है 2m और दूसरे का मास बचता है m। और ये दोनों पीस हैं वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई करते हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। 2m जो है वो फॉल करता है एट ए डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो बोलता है कि जो सेकेंड मास है उसका दूरी क्या होगा जब ये ग्राउंड को हिट करेगा। सिंपली सी बात है, मान लो ऐसे करके ये दिया तुमको, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल था जिसका मास था 3m, उसको कितना स्पीड दिया गया है, फ्रॉम ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया है कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। स्पीड जो इसको दिया था इनिशियल वो था 20√2 मीटर पर सेकंड। तो बोलता है कि जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट को पहुंचता है, ऐसे करके जाएगा ये, जब ये हाईएस्ट पॉइंट को पहुंचता है तो 2 टुकड़े में एक्सप्लोड कर जाता है और ये फिर गिरेगा कहीं जाके। ये 2 टुकड़े में एक्सप्लोड कर जाता है, एक तो टुकड़ा बनता है हाईएस्ट पॉइंट, एक टुकड़ा बनता है ये और एक टुकड़ा ये। मान लो पहला टुकड़ा का मास है 2m और दूसरे का मास है m, और ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्लाई कर जाता है, पीस ऑफ फ्लाई इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बोलता है कि ये जो मास 2m वाला है, जो 2m वाला मास है, वो जब गिरता है ज़मीन पे तो जहाँ पे से लॉन्च किया था उससे 100 मीटर की दूरी पे आके गिरता है। तो पूछता है कि ये जो दूसरा वाला गिरेगा वो कितने दूरी पे जाके गिरेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, वो बता दो। सबसे पहला बात कि हम निकालेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो, इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्लोजन, मान लो इसको नॉर्मली u के स्पीड से फेंका गया था 45 पे, तो क्या रेंज होता। तो ये जो रेंज होता है इसका वो तुमको पता ही होता है, u² गुने sin 2θ/g। इनिशियल स्पीड कितना था इसका 20√2, इसका स्क्वायर गुने साइन, कितने एंगल पे फेंका था 45, तो 2 गुने 45 यानी sin 90/g का मान है 10, sin 90 का मान हो जाता 1। 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर 2, 800/10 यानी आ गया 80 मीटर। अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो ये जो जाके गिरता वो कितने दूरी पे गिरता, 80 मीटर पे गिरता। अब तुम जानते हो कि जब भी एक्सप्लोजन होता है तो क्या चेंज नहीं होता है, तो पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोजेक्टाइल डज नॉट चेंज। एक्सप्लोजन हुआ तो यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का वो अभी भी कितने पे रहेगा, 80 मीटर पे ही रहेगा जैसा पहले रहना था। और ये यहाँ से फेंका यहाँ पहुँचा तो ये तो कितना रहना था, 80 मीटर ही रहना था। लेकिन क्या अब ये तुम 100 इसको यहाँ पे मत देखो कि यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, तुम आराम से समझो कि ये कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है ना। 2 मीटर वाला यहाँ गिरा है ऐसा बस हम बोल रहे हैं, ये कहीं पे भी गिर रहा है। ये समझो कि ये 80 मीटर पे पहले सेंटर ऑफ मास होता। तो अब नए केस में बोला जा रहा है कि जो 2m वाला पार्टिकल है वो तो 100 मीटर की दूरी पे गिरा है, तो m वाले को हमने माना x पे गिरा हो,
तो हमारा सेंटर ऑफ मास का जो अभी भी एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना होना चाहिए 80। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा m1 जोड़ m2 बाई m1 प्लस m2। पहले वाले मास का मास 2m गुणे 100 जोड़ m गुणे x बाई 2m प्लस m। यहाँ से 80 बराबर हो जाएगा 200 जोड़ x बाई 3, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 40 मीटर। देखो जो हमारा एक्चुअली ड्राइंग बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ये बन रहा है m, इधर वाला बन रहा है 2m जो गिरा वो कहीं आगे जाके गिरा 100 मीटर की दूरी पे, और m वाला जो गिरा है वो 40 मीटर की दूरी पे गिरा है। ऐसा एक्चुअल ड्राइंग बनेगा। नॉर्मली यहाँ से फेंका तो इसको 80 पे जाके गिरना था, लेकिन चूंकि यहाँ पे जाके ये एक्सप्लोड हो गया तो एक जो है 2m वाला उधर चला गया, m वाला इधर आ गया, m यहाँ पे आके गिरा 40 मीटर की दूरी पे, जो 2m वाला था वो दूरी कितना पे जाके गिरा 100 मीटर पे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 80 मीटर। तो ऐसा हो रहा है। बस हमको ये समझ में आना चाहिए था कि सेंटर ऑफ मास का जहाँ पे आएगा 80 मीटर वही अभी भी आना था, जो कि आ गया है। तो देखो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, कि वेरिएबल मास जो रॉकेट को फायर किया जाता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, और फिर लीनियर इम्पल्स एंड कोलिजन उसके नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। तो अभी यही 2-4 जो भी टॉपिक बचे वो बचे हैं, बट बात ये समझो कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो हमको आराम आराम से इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हम जो है तुमको कितने सवाल बता रहे हैं या तुम कितना बना रहे हो। तुमको तो काफ़ी सारे बनाने चाहिए ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ऐसे हम बहुत ज़्यादा सवाल तुमको बता ही दे रहे हैं, जेईई का पूरा कवरेज दे रहे हैं अभी तक जितना पूछा गया है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।